नमस्कार दोस्तों। ईजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत। मैं अजय कुमार उपस्थित हूं आप लोग के बीच एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर करके, जिसमें आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। 2020 के बारे में काफ़ी डिटेल से हम इसको देखेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने जो स्टार्ट किया है, ये क्लास आपका 2 है। हमने पिछले क्लास में बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का जो एजुकेशन सिस्टम जो दिया गया है, जो पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का जो टॉपिक दिया गया है मेंस में, पीटी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, वो आपको जो है हम करवा रहे हैं। तो उसी के सीरीज का ये आपका क्लास दूसरा लेकर के आए हैं। इसमें आज के इस लेक्चर में स्पेशल बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दोस्त, हम ये बता दें कि हर रोज हम आप लोग के बीच शाम 4 बजे जुड़ रहे हैं। शाम 4 बजे वीडियो को अपलोड किया जाता है। ठीक है, वीडियो हम एक दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम इसको अपलोड करते हैं शाम 4 बजे। तो ये आप लाइव हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाइव आने बहुत सारी समस्याएं होती है। आप लोग भी कमेंटबाजी में लग जाते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई वहाँ पर बाधित हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो जब अपलोड होता है, कॉपी आप कलम लेकर के बैठिए, खुद से नोट्स बनाइए। क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं ना, तो वो आपको आप उसे लंबे समय तक अपने अंदर रख सकते हैं, है ना। क्योंकि जब हम कंपटीशन में उतरते हैं ना, तो थोड़ा सा कंपटीशन में समय लंबा लगता है। कोई चीज़ को हमें लंबे याद करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसे लंबे याद करने के लिए खुद से नोट्स बनाएं। जो कंटेंट हम आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा आप ब्रीफ जानकारी और लीजिए और इस पर जाकर के डीप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूट सकता है। ऐसे जो भी हमने यहाँ पर निचोड़ जो आप लोग के बीच लेकर के आया है, ये सारा का सारा मतलब सर्च कर कर करके जो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पीटी और मेंस में जो प्रश्न बन सकता है, वो सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर चर्चा किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है ना। वीडियो पर आप जो भी चैनल पर नए बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो हम आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले जो हम आप लोग की भी चर्चा करने वाले हैं, वो इसी लेक्चर पर चर्चा करेंगे कि एक मिनट, पेन चूज कर लिया जाए। चर्चा करेंगे क्या चीज़, एजुकेशन पॉलिसी जो है आपका 2020 वाला, इस पर चर्चा करेंगे। हम कुछ पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को एक डीप जानकारी देंगे। अच्छा, इससे पहले हमने आपको बोला था कि जो पिछले लेक्चर है, इसमें आपको हम पढ़ाएंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 वाला। ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो 2019 2009 वाला जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, इसमें क्या कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इस पर एक काफ़ी जोर दिया गया है। इस पर जोर का मतलब ये भी हमने आपको बताया था कि ये 2009 में ही एक संशोधन किया गया, आर्टिकल ऐड किया गया मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए के तहत यह अनिवार्य बना दिया, सरकार को यह अनिवार्य कर दिया कि आपको क्लास 6 से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको आपको निःशुल्क और बेहतर शिक्षा आपको देना कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। आप लोग को हमने चर्चा किया था कल की, अगर मौलिक अधिकार में अगर कोई बात जुड़ जाता है, संविधान के भाग 3 में अगर कोई भी बात जुड़ जाता है, तो सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। और यदि सरकार इसमें अपना मतलब सही से नहीं इसमें परफॉर्मेंस कर पाता है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा करके आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका हो जाता है। कुछ इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है बिना किसी शुल्क के जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी और निजी स्कूलों की भागीदारी, निजी स्कूलों पर जो है 25% जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में भी ये व्यवस्था लागू कर दिया गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है ना,
इकोनॉमिक वीकली हैं उनके लिए 25% आपको सीट जो है रिजर्वेशन आपको करना पड़ेगा। 2009 वाले प्रावधान में जोड़ा गया। शिक्षा की गुणवत्ता स्कूल को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होती है, जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षक, पुस्तकें, उचित शिक्षक और वातावरण। मतलब इसमें ये ऐड किया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक उचित वातावरण, एक प्रशिक्षित शिक्षक और सही जो है पुस्तक, और उसमें जो कंटेंट है वो आपका सही होना चाहिए, वो आपका व्यवहारिक होना चाहिए, कौशल से भरी होना चाहिए और बच्चों को जो समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, ये है। कुछ और इसमें बात कर लेते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की बात किया गया था कि बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए किसी परीक्षा या साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब वो डायरेक्ट स्कूल में आपका एग्जाम पर नामांकन करवा सकते हैं। जैसा कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है ना कि पहले एक इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, ठीक है, कि किस लेवल का मतलब बच्चा है, तो इसके किस क्लास में इसका एडमिशन लिया जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, आप डायरेक्ट जा करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों की संरक्षण, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, मतलब बच्चों, जो बच्चा स्कूल में है, शिक्षक को कहा गया कि आप इस पर किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं या मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। यदि ऐसा पाया जाता है तो वह शिक्षक या वहाँ के जो प्रचार प्रधानाध्यापक हैं, देखिए, उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये आपका यहाँ पर कराया गया, नई बात ऐड की गई। फिर है ड्रॉप आउट रोकथाम। ड्रॉप आउट रोकथाम यहाँ पर किया गया क्योंकि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। मतलब ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा कुछ दिन तो क्लास किया, उसके बाद क्या किया, वहां से चला गया, किसी कारणवश पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है या अन्य कोई कारणवश जो है वह स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो इस पर जो है आपको सभी विद्यालयों को यह निर्देश दिया गया कि इस पर रोक लगाना है और 100% जो है उपस्थिति को आपका बनाना है। ठीक है, इसके जो है महत्व और प्रभाव की बात करें थे तो यह अधिनियम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और समाज को कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुंच को प्रदान करता है। जैसा कि हमने आर्टिकल 21A ऐड किया तो समझिए कि मौलिक अधिकार है, कानूनी बाध्यता यहाँ पर लागू कर दिया गया। भारत में जो है उन 135 देशों में शामिल हो गया है जहां शिक्षा को कानूनी रूप से मौलिक अधिकार माना जाता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बढ़ावा देगा। ठीक है ना, मतलब पूरे विश्व में 135 देश ऐसे हैं जिनको शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। मतलब सरकार को इसको हर हाल में देना है तो देना ही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने ब्रीफ जानकारी यहाँ पर ली है। अब जो मेन टॉपिक हमारा है शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे 2020 वाला। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल से हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, ये जो नीति लाया गया, इससे पहले हमने पढ़ लिया था 1968 वाला पढ़ लिया, 1986 वाला पढ़ लिया, 91-92 इसमें संशोधन हुआ वो पढ़ लिया, मिड डे मील पढ़ लिया, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ लिया। ठीक है, वो सारा का सारा पीछे हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम बात करें 21वीं सदी, मतलब 2000 के बाद जो प्रोग्रेस किया गया एजुकेशन के मामले में, शिक्षा नीति के मामले में, ये आपका 21वीं सदी का पहला नीति है जो 2020 में लागू किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से इसे जो है बनाया गया है। स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो है एक कई महत्वपूर्ण बदलाव को इसमें लागू किया गया है। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं, डिटेल से जानेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है। ठीक है, क्योंकि इसको समझना काफी आप लोग के भी जरूरी है। इसके मुख्य प्रावधान को बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि 2020 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है। सबसे पहले तो ये आपका स्कूली शिक्षा में बदलाव किया गया। हमने आपको बताया था कि जो पहले वाले जितने भी प्रणालियां थी वे सभी के सभी जो है 10+2 पर आधारित था, है ना, 10+2 पर आधारित था। मतलब ये था 10+2+3 पर आधारित था, 10वां 12th और ग्रेजुएशन इस प्रकार से आधारित। लेकिन इसमें अब चेंज किया,
इसको चेंज कर करके जो है ये लाया गया, एक नया फार्मूला यहाँ पर जोड़ा गया, जो आपका है 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4, हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में, 5+3+3+4 के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। पिछले जितने भी हमने एजुकेशन पॉलिसी को देखा समझा, उसमें सभी में बोला गया था कि एजुकेशन पर जो है सेंटर जो है राज्य के सहयोग से मिला करके जो है एजुकेशन पर जो है 6% जो अपना जीडीपी का खर्चा करेगा। एजुकेशन सिस्टम पर जो है पूरे जीडीपी का जितना भी ग्रोथ इनकम हो रहा है देश का, उसका 6% जो है हम क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे किस पर, तो एजुकेशन पर। लेकिन हमने ये भी चर्चा किया था कि सबसे बहुत बड़ी समस्या यही है फंड की, है ना, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो खर्चा करे क्या। किताबी पर तो सारा काम हो जाता है, पेपर वर्क हो जाता है, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको रुपया चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। अभी भी अगर बात करें हम ये 25-26 वाले अगर बजट की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात करें, तो इसमें जो एजुकेशन पर जो खर्चा किया गया है वो मात्र आपका जीडीपी का देखिए 3.2% है। मुझे मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा खर्च किया गया। मतलब अभी भी ये कंडीशन आपका झेलना पड़ रहा है। पॉलिसी की बात करें तो 20 पे बना, अभी मैंने आपका ये 25 और 26 चल रहा है। सोचिए क्या स्थिति आपका है ना। तो ये आपका कितना, आपका देखिए 1.28 लाख करोड़ इस पर खर्चा किया गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना से अगर बात करें तो ये आपका 6.5% जो अधिक किया गया है। शिक्षा बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन ये अभी भी क्या है, वैश्विक मानकों से पीछे है। जो हमने मानक रखा है तो 6% वाला, और जो अदर कंट्री की बात करें वहां पर जो एजुकेशन पर जो खर्च हो रहा है उससे हम अभी भी काफी पीछे हैं। तो एक यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास फंड नहीं होगा, पैसा खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा, तब तक आप कैसे बदलाव कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बदलाव आप कैसे कर सकते हैं। किताबों पर तो बदलाव हो जाएगा, पेपर पर तो बदलाव हो जाएगा, लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसे लाने की बात होती है तो वो आप इसे नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये काफ़ी मतलब ये है। फिर इसमें थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं, ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो इनको अभी तक पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं किए हैं। कर्नाटका जो है एक ऐसा राज्य जो पूरा रूप से अप्लाई कर दिया है इसको, एनईपी 2020 वाला। लेकिन तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य हैं वे इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया गया है कि यह राज्य के जो है राज्य के लिए बाध्य नहीं है, राज्य अपनी मर्जी से जो है वो इसमें संशोधन या बदलाव कर सकते हैं, सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एजुकेशन जो है राज्य का विषय है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा 5+3+3+4 के बारे में। ठीक है, ये पहले वाला आपका स्ट्रक्चर है, और ये अभी जो नया यहाँ पर जो ऐड किया गया है ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका है फाउंडेशन है। ठीक है, फिर आपका ये आपका 5 वाला है, 5+3+3, और ये आपका +4 है। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी लेते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो 5+3+3+4 की अगर संरचना की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 5 वर्ष तक, मतलब इनको दिया जाएगा बुनियादी रचना, मतलब जो है फंडामेंटल जो है स्टेज यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसको देखिए स्टेज में बांटा गया है। पहला किया गया है 5 वर्ष में जो है शिशु अवस्था, जो बच्चे हैं जो 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के हैं उनको आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जब बच्चा कक्षा 1 और 2 में हो चला जाता है, मतलब इसका एज यहाँ पर क्या रहेगा, 6 से 8 वर्ष। ठीक है ना, 6 से 8 वर्ष रहेगा, तो इसको जो खेल आधारित गतिविधि आधारित जो है यहाँ पर एजुकेशन दिया जाएगा। पहला तो सबसे पहला जो शिशु वाले अवस्था में आंगनबाड़ी शिक्षा दी जाएगी, प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा।
लेकिन जब बच्चा 1 और 2 में चला, कक्षा 1 और 2 में चला जाता है और इसका एज 6 से 8 वर्ष हो जाता है, तो इसको जो है खेल आधारित एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसी प्रावधान किया गया है नए एजुकेशन सिस्टम में। उद्देश्य क्या है इसका कि बच्चों को संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक क्षमता का विकास करना है ना। बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास करना, स्ट्रक्चरल उसमें डेवलपमेंट करना है, तो इसमें जो है सोशल क्षमता को बढ़ाना है और उसका जो है डेवलपमेंट करना, विकास करना है। अब बात लेते हैं दूसरा चरण, जो 5+3 का जो दूसरा चरण है, इसमें आपका क्या है, वर्ष 3 प्राथमिक चरण है, प्रिपरेटरी स्टेज आपका है। ये आपका कक्षा 3 से लेकर के 5 तक चलता है, ठीक है ना। ये कक्षा 3 से लेकर के 5 तक चलता है और बच्चों का एज इसमें 8 से लेकर के 11 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। अब ये आपका है, ये व्यावसायिक शिक्षा की यहाँ से शुरुआत की जाएगी। बच्चा जब 3 से 5 में, क्यों देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है ना। और वो सीखने के रट कर नहीं, वो खेल खेल में कोई टॉपिक को सीखते हैं। तो अगर हम इस समय, जब बच्चे 8 साल का है, 7 साल का है, 6 साल का है, अगर उस समय उसमें हम एक अच्छा ग्रोथ, संज्ञानात्मक, सामाजिक और अच्छे विकास वहां पर उत्पन्न करेंगे, तो आज के जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना, जैसे कि मतलब लोगों की जो मानसिकता, गंदी जो मानसिकता है, आए दिन आप लोग सुनते होंगे, पेपर में देखते होंगे, रेप के बारे में, गैंग रेप के बारे में, है ना। वे समस्या मुझे लगता है कि कम हो जाएगी अगर उस समय बच्चों को जो है सही सामाजिक ज्ञान, अगर उस समय बच्चों को सही से दिया जाए। जो मेल और फीमेल में जो अंतर है, ठीक है ना, उसको अगर एक समान रूप से देकर बच्चों को उसी समय बताया जाए, ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं है, सभी एक समान है, तो उस समय अगर बच्चों को इस प्रकार के एजुकेशन दिया जाएगा, तो आज जो आने वाला जो भविष्य होगा, उसमें घिनौनी हरकतें जो है कम हो जाए। क्योंकि अगर हम बात करें हम सब का जो एजुकेशन व्यवस्था था, जो हम सब ने स्कूली लाइफ जो पढ़ाई किए थे, उसमें क्या था कि स्कूल का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब था। मतलब शुरू से ही जो है हम मन में घर से लेकर के बाहर तक, रास्ते में, स्कूल में, मन में एक, अंदर में एक बहुत ही बुरी सी आदत डाल दी गई थी कि लड़की का मतलब मैटर कुछ और होता है, लड़का का मतलब कुछ और होता है। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा खाई पैदा कर दिया गया था, है ना। दोनों के बीच बहुत बड़ा खाई पैदा कर दिया गया था। स्कूल में भी देखिएगा कि दोनों एक अलग लड़की का ग्रुप अलग कतार में बैठता है, लड़का ग्रुप अलग अलग कतार में बैठता है। मतलब एक मतभेद, या कभी मतलब एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं दिया गया, कभी एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं दिया गया कि उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, मेरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। एक दूसरे की भावनाओं को कभी जानने का मौका ही नहीं दिया गया। वही होता है कि जब हम फिर एकाएक टकराते हैं, 9th 10th में, 12th में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एकाएक टकराते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे अंदर जो अजीब अजीब सी बातें मन में, जहन में बैठने लगती है, उठने लगती है, ठीक है। तो अगर हम इस समय, अगर बच्चा जब से 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष इस स्टेज में होता है ना, तो उसको हम जिस जैसे जिस रूप में ढालना चाहेंगे, जिस प्रकार के ज्ञान उसको देना चाहेंगे, वो वहां पर अच्छी तरह से वो अप्लाई अपने आप में कर सकता है। तो ये काफी अच्छा है। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि जो किताबों पर तो ठीक है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट तो कर दिए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या झलकता है वो हमें और आप दोनों को मालूम है। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात आपका है, ठीक है, व्यवसायिक वाला। अब है कि बुनियादी गणित, भाषा और विज्ञान पर यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। फिर है कि इसका उद्देश्य संभावनात्मक सोच, रचनात्मक और तर्क शक्ति में जो है विकास करना, है ना। तर्क शक्ति मतलब लॉजिकल, मतलब बच्चों को सोचने के लिए जो है यहाँ पर विवश करना है, प्रेरित करना है। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो स्टेज है, मिडिल स्टेज आपका जो है, मध्यम चरण जो आपका है 3 वर्ष वाला, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, 5+3+3। अगला 3 देख लेते हैं। तो ये आपका कक्षा 6 से है, ये आपका कक्षा 6 से है, जिसका एज 11 से 14 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात यहाँ पर किया गया है।
विषय आधारित जो है शिक्षा की शुरुआत यहाँ पर की का मतलब विषय सब्जेक्ट आधारित मतलब इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी ये सब होता। विषय आधारित जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। फिर यहाँ पर है कोडिंग कला, व्यवसायिक प्रशिक्षण को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन जाता है, पीटी में बन जाता है कि जो नए एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आपको व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान या कोडिंग या कला की शिक्षा का प्रावधान कौन से क्लास से किया गया है। ये क्लास आप याद रखिएगा, ये क्लास आपका 6 से किया गया है। अच्छा, 6 से किया गया। हम सभी समझते हैं कि कोडिंग का मतलब क्या है, हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस पर। ये है, कहता है कि अनुभवनात्मक और प्रयोगात्मक शिक्षा इसमें दिया जाएगा। प्रयोग के आधार पर बच्चों को बताया जाएगा, अनुभव के आधार पर इसमें बच्चों को बताया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो जब इस प्रकार की बातें सुनते पढ़ते हैं ना, लगता है कि अब हमारे देश का कल्याण संभव है। क्योंकि एजुकेशन अगर सुधर गया तो समझिए सारा चीज सुधर गया। मानसिकता लोगों को हम बदल दिए, समझे कि देश बदल गया। ठीक है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि भाई साहब इसमें अनुभवनात्मक प्रयोगात्मक बात यहाँ पर किया जाएगा। बच्चों को जो है स्ट्रक्चरल परिवर्तन किया जाएगा, उसमें जो सामाजिक मुद्दों के बारे में उसमें जानकारी दिया जाएगा, लॉजिकल सोचने पर मजबूर किया जाएगा, है ना। तो ये सब ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं तो बहुत इसमें परिवर्तन बदलाव देखने को मिलता है। अब इसके बाद लास्ट में आता है आपका क्या चीज, तो 4 वर्ष वाला लास्ट में आता है। इसमें क्या किया गया है, माध्यमिक चरण ये आपका है, सेकेंडरी स्टेज आपका है, उसके बाद आपका हायर स्टेज आ जाएगा। ये कक्षा 9 से लेकर के 12 तक चलने वाला है। चौथा स्टेज कक्षा 9 से लेकर के 12 तक चलने वाला है। यह बहुविषयक लचीली शिक्षा प्रणाली है। छात्रों को किसी भी विषय चुनने की स्वतंत्रता है। कोई भी विषय, जैसे ही हम अभी जो ये आपका था 10+2+3, इसमें क्या था कि जब हम 10th में पढ़ते थे तो 10th में आपका 6 सब्जेक्ट होता था, है ना। वो 6 सब्जेक्ट आपको अनिवार्य रूप से पास करना होता था। फिर आगे चल कर जो है ये आपका हो गया, जब 12th में जाते हैं तो उसमें क्या था कि आप 12th में से अपना बस पसंदीदा चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, ये आप कक्षा 9 से ही अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको रुचि है, कौन से सब्जेक्ट में आपको जाना है, किस क्षेत्र में आपको जाना है। मतलब ये काफी यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो जाता है कक्षा 9। यहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। अब देखिए, आज हम कक्षा 9 में पहुंचते हैं और यहाँ से हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो इससे पहले जो हमने कक्षा 8, 7, 6 में जो हमने सीखा, जो हमने देखा, क्योंकि हमने जो कक्षा 6, 7, 8 में जो हमने देखा जो सीखा, ठीक है, अनुभव किया, प्रयोग किया, जा करके मतलब देख करके हमने कोई चीज को सीखा, ठीक है, अनुभव किया, किसी की बात को अनुभव किया। तो अगर वो उस समय अगर सही ढंग से अगर हमें ज्ञान दे दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, तो हम 9th और 12th में आते आते अपने व्यू को सेट कर लेंगे कि हाँ हमें इस क्षेत्र में जाना है, हमें ये करना है, इसकी तैयारी करनी है और ये हमें करना है। सेट हो जाएगा, ये आपका माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन जब बोले ना कि 7, 8, 6, अगर वहां पर प्रॉब्लम आया, समझिए आगे आने वाला पूरा समय आपका भविष्य जो है आपका बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला है। ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट एज हो जाता है बच्चों के लिए सीखने लर्निंग के रूप में। ठीक है, छात्रों को कोई भी, अब क्या है कि यहाँ पर से आप स्वतंत्र हैं, कोई भी सब्जेक्ट अपना चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कह रहा है कि बोर्ड परीक्षा को जो है ज्ञान आधारित बनाया गया है। मैंने अभी क्या है, बिहार में भी बात करें तो अभी क्या है, नंबर। अगर सीबीएसई में भी यही स्थिति है, सीबीएसई में तो और खास कर है, जिसका मतलब 90+ आएगा बउआ, वो बढ़िया बात है ना। नॉलेज रहे चाहे ना, लेकिन 90+ है तो पढ़ने में बढ़िया है। बिहार में भी यही स्थिति है, अर्ध सारे स्टेट में भी यही स्थिति है कि वहाँ पर उसके अंदर जो नॉलेज है, जो उसके अंदर जो जिज्ञासा है, जो ज्ञान है, उस पर नहीं, उसके मार्क्स कितना है उस पर यहाँ पर गौर किया गया है। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया है कि ज्ञान आधारित बनाया गया है बोर्ड परीक्षा को, क्योंकि शायद इसमें बोर्ड परीक्षा आपका हर साल में मतलब 2 बार होगा।
अब साल में 2 बार में क्या होगा कि जिसमें आप में मैक्सिमम नंबर है वही आपका बोर्ड का नंबर हो जाए, ठीक है ना। 2 बार साल में 2 पर एग्जाम होगा और जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर होगा वही आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाए, जो इसमें प्रावधान किया गया है। फिर देखिए उद्देश्य है आपका कैरियर और उच्च शिक्षा की तैयारी कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है 4 वर्ष वाला मैंने सेकेंडरी स्टेज वाला को। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इस संरचना का प्रभाव, प्रभाव क्या है इसका, कि बच्चों की प्राकृतिक सीखने की क्षमता को बढ़ावा देगा, यह व्यवसायिक कौशल को पहले से ही जो है विकसित करने की प्रक्रिया है, रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर अनुभवात्मक शिक्षा यहाँ पर दिया जाएगा, समावेशी और लचीली शिक्षा प्रणाली जिसमें हर छात्र को अपनी रुचि के अनुसार जो है पढ़ने का मौका मिलेगा, ये आपका हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन रूप से हमें ध्यान दिया गया इसी कौशल पर, आपके अंदर एक कौशल विकास करना है, शिक्षा को जागरूक करना है, एक स्ट्रक्चरल परिवर्तन करना है, व्यवसायिक ज्ञान देना है, ठीक है ना। तो ये सब बात वहाँ पर किया गया है, ये वाला स्टेज में, लास्ट 4th स्टेज में। अब कुछ और बात कर लेते हैं, मातृभाषा में शिक्षा, अगला टॉपिक इसमें है मातृभाषा में शिक्षा। इसमें ये कहा गया है कि जब बच्चा कक्षा, बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम की समस्या उत्पन्न होती है, आगे हम चर्चा करेंगे। जब बच्चा कक्षा 5 तक है या संभव हो तो कक्षा 8 तक उसकी शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय भाषा में देने की सिफारिश की जाएगी, सिफारिश की गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है क्या चीज, कि जो कक्षा 5 मैक्सिमम कक्षा 8 तक के बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था जो मातृभाषा में होगा या स्थानीय भाषा में होगा। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें इंग्लिश पर, सब्जेक्ट पर, जो इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर 5 से लेकर के 8 तक में बच्चों को अगर स्थानीय लैंग्वेज में अगर दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, तो जब बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है उसको, और उसको अन्य भाषा का जो मतलब नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर उसको उस समय जानकारी नहीं होगा और एकाएक जब 8वीं पास करता है, 9वीं में जाता है या 8वीं 7वीं में ही बात कर लेते हैं, एकाएक मतलब उसको नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज की जानकारी देंगे, समझिए क्या वो सेट कर पाएगा अपने अंदर? नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी समस्या उसको सामना करना पड़ जाएगा। क्या वो अपने आप को मतलब उस परिवेश में ढाल पाएगा? जब वो आगे बढ़ेगा तो नहीं ढाल पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसकी कुछ कमियां हैं, आगे हम कमियां में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर देखिए कोडिंग और व्यवसायिक शिक्षा, कक्षा 6 से जो है कोडिंग व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक याद रहेगा, पीटी में यहाँ से प्रश्न बन जाता है कक्षा 6 से। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोडिंग प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि सामान्य समस्या समाधान कौशल, मतलब इसमें अब बच्चे के अंदर एक कौशल का विकास किया जाएगा, ठीक है ना। एक लर्निंग सिखाया जाएगा कि जब आपके पास कोई समस्याएं होती है तो उस समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं। मतलब कक्षा 6-7 में ही जो है बच्चों को इस प्रकार से, मतलब कोई उनको वर्क दे दिया जाएगा, कोई उनको समस्याएं दे दी जाएगी और उसको जो खुद से छोड़ दिया जाएगा, मतलब संभालने के लिए, वो उसमें परिवर्तन करने के लिए और उससे बचाव करने के लिए, ठीक है। एक शायद हम देख रहे थे न्यूज, यूरोपीय कंट्री में जो प्ले स्कूल है, बच्चे का जो प्ले स्कूल है, जो गार्डन है, जो खेलने का जो मैदान है, उसमें जो है वहाँ पर किया गया है ना कि काफ़ी मतलब समतल भूमि वहाँ पर नहीं रखा गया है, मतलब हमेशा जो ऊबड़ खाबड़, मतलब कठिनाइयों से भरे वहाँ पर जो है व्यवस्था किया गया है, ताकि बच्चे जो है खुद से उस कठिनाई पर चले और अपने बचाव स्वयं करें। मतलब बचपन से उसको ट्रेंड किया जाता है, बचपन से उसको छोड़ दिया जाता है, उसके परिस्थिति पर छोड़ दिया जाता है और वो खुद से ट्रेंड होता है, उठता है, गिरता है, या चढ़ने वाली बात हो या मतलब फिसलन की बात हो, या आपका होता है ना वो बच्चों की खेलने वाला झूला वगैरह, ठीक है,
वो सब जो है उसको बचपन में ही दे दिया जाता है और खुद से वो देखता है, गिरता है, मतलब ये नहीं ज़्यादा ऊंचाई में नहीं, फिर नीचे में वो व्यवस्था की जाता है ताकि गिरने में ज़्यादा चोट ना लगे उसको। ठीक है, लेकिन उसको शुरू से ही जो ये झेलने को मजबूर किया जाता है कि आप समझ, जब आपके पास कोई कठिनाई आती है तो आप उस कठिनाई को कैसे सामना करते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी किया गया है कि जो कक्षा 6 से जो कोडिंग की जो व्यवस्था की गई है, रीजनिंग की जो व्यवस्था की गई, लॉजिकल, वो आपको समस्या समाधान में कौशल का विकास करवाएगा। मतलब कोडिंग छात्रों को तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का जो है विकास करने में काफी मदद करेगा। बहुत ही सुंदर बात है ये, बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन वही समस्या वहीं पर आता है, क्या जमीनी स्तर पर हो पाएगा कि नहीं, ये है। अगर ये जितना भी मतलब इसमें 2020 वाला में बात कहा गया है, अगर जमीनी स्तर पर इसे उतार दिया जाए तो हम पक्का कहते हैं कि आगे आने वाले 8 से 10 साल में जो हमारा देश जो है अच्छा ग्रो करेगा, एजुकेशन के मामले में, अन्य क्षेत्र के भी मामले में, अगर इस प्रकार से अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो। फिर है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। कोडिंग के माध्यम से बच्चों को खुद खुद के जो है एप्लीकेशन, वेबसाइट, गेम आदि को जो यहाँ पर जो है बनाने का मौका दिया जाएगा। तकनीकी ज्ञान उसको दी जाएगी, मतलब भविष्य के कैरियर के लिए उन्हें अभी से ही एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक जैसे तकनीकी का जो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अच्छा लग रहा है ना सुनने में, हमें भी लग रहा है। फिर है स्मार्ट और नवाचार, कोडिंग छात्रों की उद्यमिता और नवाचार को जो है प्रेरित करती है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, बच्चों को वैश्विक डिजिटल क्रांति में मौजूदा मजबूत करने की दिशा में जो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बात कर लेते हैं अब इसे कैसे लागू करना है। ठीक है, तो स्कूल पाठ्यक्रम में जो है कोडिंग को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, लॉजिकल बात को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट आधारित जो है सीखने पर जोर दिया जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, दिखा करके बच्चों को प्रयोग के आधार पर बच्चों को यहाँ पर बताया जाएगा। बच्चों को उस परिस्थिति में खड़ा कर दिया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा कि आप समस्या का समाधान कीजिए खुद से, ये आपका है। फिर उसको जो है अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, एआई, डेटा साइंस, ये सब के वहाँ पर लर्निंग वहाँ पर सिखाया जाएगा। फिर इसमें क्या है कि परीक्षा में सुधार किया गया, अगला टॉपिक है इसमें परीक्षा में सुधार किया गया है। बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया गया है, जिससे रटने की प्रवृत्ति यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक आप यहाँ किया गया है कि परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या आपका है, परख है। आइए थोड़ा सा जानते हैं परख के बारे में। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख का ये आपका है। ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसका उद्देश्य है छात्रों के मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। परख का मुख्य काम क्या है, एग्जाम में ये पूछ देगा कि एनईपी 2020 को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो परख लाया गया, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो आपका छात्रों के मूल्यांकन करना और परीक्षा प्रणाली में क्या है आपका सुधार करना है। इसके मुख्य कार्य है छात्रों के समग्र मूल्यांकन करना, पारंपरिक रटने की प्रवृत्ति को हटा करके कौशल आधारित मूल्यांकन करने की, है ना। मतलब जो पारंपरिक रटने की जो प्रवृत्ति थी बच्चों में, रटने का मतलब क्या है कि जब तक बच्चों को आप खेल खेल में नहीं समझाइएगा, बच्चों को दे दीजिएगा बउआ बचपन में जाइए इतना चैप्टर है उसको रट करके आइए, उसको वो कर करके आइए, बच्चा रट लेगा, रटेगा, आज रटा कल भुलाएगा। लेकिन जब हम उसको व्यवहारिक रूप से अगर कोई चीज़ ज्ञान दे देते हैं ना, तो वो लंबे समय तक उसे याद रख सकते। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय उपस्थिति सर्वेक्षण, एनएएस। ये जो है पूरे देश में छात्रों को सीखने की उपलब्धि को मापने के लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कार्य। स्कूल बोर्डों की समानता, सभी राज्य और केंद्रीय बोर्डों के परीक्षा पैटर्न को समान करने की इसमें दिशा में काम करेगा। 360 डिग्री प्रगति कार्ड, छात्रों को समग्र प्रगति को मापने के लिए होलिस्टिक प्रगति कार्ड HPC विकसित की जाएगी। शिक्षा प्रणाली का स्वास्थ्य परीक्षण,
समय समय पर परीक्षण की यहाँ पर जो गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। प्रयोग के प्रभाव की बात करें तो छात्रों की वास्तविक क्षमता का यहाँ पर मूल्यांकन करेगा, रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा, सभी बोर्डों की परीक्षा पैटर्न को समान करने की दिशा में जो सुधार करेगा, शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बात को कहा गया है, बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि अगला जो पॉइंट यहाँ पर किया गया था, हमने उच्च माध्यमिक तक हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो उच्च स्तरीय शिक्षा हायर एजुकेशन है उसमें भी यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं। चलिए शुरू किया जाए। उच्च शिक्षा में सुधार। अब इसमें क्या है, बहु प्रवेश और बहु निकासी प्रणाली, बहुत ही लिख दिया है इसमें, बोला गया है, लेकिन बहुत ही विवादास्पद है। ठीक है, ये बात बहुत ही विवादास्पद है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निगेटिव पार्ट को जब देखेंगे ना तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ताकि छात्रों को जो है डिग्री के लिए विभिन्न चरणों पर बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने की सुविधा। मतलब बच्चों को जो ऐसे क्या था ना कि अभी 10वां तक बबुआ, अगर 10वां की डिग्री लेना है ना तो क्लास 10 तक आपको एकदम सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आपको डिग्री मिलेगा नहीं। लेकिन अभी क्या है, 10वां पढ़ रहे हैं, आधा पढ़ लिए, 6 महीना पढ़ लिए, 6 महीने के बाद छोड़ दिए, जो पढ़ाई छोड़ दिए, चले गए कहीं। ठीक है, फिर आए 5 महीना के बाद आए, और फिर वही से स्टार्ट आपका 10वां आपका स्टार्ट, क्लास 10 स्टार्ट। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर, बात तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि बहु प्रवेश और बहुत निकासी की प्रणाली सुविधा, लेकिन ये बहुत दिक्कत देने वाला है। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी। जो इंटरनेशनल जो अदर कंट्री का जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है तो भारत में जो खोलने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए NRF की जो है यहाँ पे स्थापना की जाएगी। शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जाएगा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं शिक्षक प्रणाली और प्रशासनिक सुधार। शिक्षकों की भर्ती को जो है पारदर्शिता, शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता पर आधारित होगी। तो शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाएगी वो योग्यता पर आधारित होगा। शिक्षक का प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है ना, मतलब शिक्षकों को जब योग्यता के आधार पर जब उसका चयन किया जाएगा तो उनको तकनीकी कौशल दिया जाएगा, नियमित उनको प्रशिक्षण पहले प्रशिक्षित की जाएगा किया जाएगा, उसके बाद जो है उनको पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। फिर शिक्षा को जो है विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब स्कूलों को स्वायत्तता देने की जो है सिफारिश की गई है। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा यहाँ पर कहा गया है कि 2025 तक 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी शिक्षा इसमें AI, डेटा साइंस, रोबोटिक जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसके प्रभाव। जो नए जो पॉलिसी है 2020 और उसके प्रभाव क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, रटने की प्रवृत्ति कम होगी, बहुत बढ़िया बात है। सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और शिक्षा प्रणाली को जो है अधिक लचीला और समावेशी बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। इसके नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले है क्रियान्वयन की चुनौतियां। ये जो हमने किया 5+3+3+4 वाला संरचना, ये तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी जो बुनियादी ढांचा है उसमें बहुत कमी है। ताकि भारत में शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रस्तावित है, लेकिन इसे लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा की कमी है। मतलब ये तो बोल दिया गया है कि जो अदर कंट्री का जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में आकर के खोल सकते हैं, अपने विद्यालय खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुनियादी ढांचा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है।
5+3+3 4 संरचना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों और संसाधनों की जो है आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर अभी अभाव है। मातृभाषा में शिक्षा की चुनौती हमने चर्चा किया था ऊपर में। हालांकि कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन उच्च शिक्षा और रोजगार में अंग्रेजी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा है। बोला ना कि 5वीं तक मैक्सिमम 8वीं तक जो है मातृभाषा में एजुकेशन है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हायर एजुकेशन की बात करते हैं या जब रोजगार के क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो किसकी वर्चस्व आपको देखने को मिलता है, तो अंग्रेजी का वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर समस्या है कि इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच जो है भाषा आधारित असमानता बढ़ेगी। काफी इंपॉर्टेंट कि ग्रामीण क्षेत्र में तो बच्चा अपने स्थानीय भाषा में ही पढ़ेगा, लेकिन जो बच्चा शहर में रह रहा है उनको शुरू से ही इंग्लिश में एजुकेशन दिया जाएगा। ये दोनों के बीच जो है एक बहुत बड़ा मतलब खाई पैदा होगा, जो आगे चल करके जो है दो भागों में इसे बांट देगा। फिर यहाँ पर है अनुदान और बजट की कमी। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 6% बोला गया है, लेकिन इस बार जो है कितना 3.2% जो है जीडीपी का केवल खर्च किया गया है। फिर है निजीकरण को बढ़ावा। इसमें 2020 वाला, जैसा कि सरकार का पूर्णतः मत ही है कि निजीकरण को बढ़ावा देना, इसमें भी ये कर दिया गया है कि जो स्कूली शिक्षा होगा उसमें निजीकरण को बढ़ा, मतलब प्राइवेट स्कूल को उसमें बढ़ावा दिया जाए। अब हमें आप ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने कौन जाएगा? तो पास रुपया होगा, जिसको पढ़ने का सरकारी जॉब होगा, बिजनेसमैन होगा, ठीक है, वही जा सकते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन जो सरकार का जो बच्चा, सरकारी जो गरीब का जो बच्चा होगा वो सरकारी स्कूल में जाएगा। तो इनका साफ स्पष्ट यह है कि सरकारी स्कूल को हम बेहतर नहीं करेंगे, ठीक है, आपके जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं उनका भविष्य कुछ भी हो, हम प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और उसका फी हाई रखेंगे। यहाँ से मतभेद करना उत्पन्न होने वाला है। तो ये एक नेगेटिव, बहुत ही बड़ा नेगेटिव पक्ष है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उच्च शिक्षा के लिए निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने से शिक्षा महंगी हो जाएगी। गरीब वंचित वर्गों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच जो है कठिन हो जाएगी। बहुप्रवेश और बहु निकासी प्रणाली, मतलब जब आए घुस गए, जब मन के निकल गए। छात्रों को किसी भी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की अनुमति दी गई है, जिससे ड्रॉप आउट दर बढ़ सकती है। ड्रॉप आउट मतलब वही एडमिशन तो करवा लिए लेकिन स्कूल नहीं गए हैं, नहीं जा रहे हैं, ये आपका इसका दर यहाँ पर बढ़ जाएगा। इससे अल्पकालीन कोर्स की संख्या बढ़ सकती है और गहराई विशेषज्ञता जो इसमें कमी आ सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पर है इसके अगर पूरे निचोड़ की बात करें, इसका निचोड़ यही है कि जो नए जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की ओर बढ़ने का प्रयास है, लेकिन इसकी सफलता क्रियान्वयन के लिए जो है नीतियों में स्पष्टता, वित्तीय समर्थन, शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा जो है होना बहुत जरूरी है। जब तक बुनियादी ढांचा नहीं होगा तब तक हम इसमें इम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो है जो नए राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था 2020 वाला, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को हमने देखा, क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, क्या इसमें सकारात्मक पक्ष है, क्या इसमें नकारात्मक पक्ष है, कुछ करंट से भी हमने इसको जोड़ करके देखा। तो ये था आज का क्लास आप लोग की। तो हमने क्या किया कि जो आज़ादी के बाद कि जितनी भी एजुकेशन पर जो काम किया गया है, इसकी रिफॉर्म में जो काम किया गया है, उस पर हम पूरे काम को जो है सही से हमने पढ़ लिया, समझ लिया। तब पीपीटी भी हम आपको उपलब्ध करवा दिए टेलीग्राम पर, आप उसे वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे क्या चीज़, ब्रिटिश काल में एजुकेशन व्यवस्था। ब्रिटिश काल में एजुकेशन व्यवस्था क्या था उस पर हम चर्चा करेंगे 2 से 3 वीडियो में, काफ़ी डिटेल। तो वीडियो के अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।